हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ में अगला वीडियो हम लोग देखेंगे आज। जिस भी एग्जाम में जीएस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है घटनाचक्र। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज का पहला सवाल है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेज़ों ने पहला मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। कहाँ पर किया था? कोलकाता में। 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। कब की थी? 1780 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? पिछली क्लासेस में भी हमने बहुत बार इसको पढ़ चुका है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। व्याख्या देखेंगे। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जो कि पहला था। तो बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। किसके प्रयासों से? जोनाथन डंकन के प्रयासों से। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी देखा, जोनाथन डंकन ने। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विधत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। दोनों ही बातें सही हैं। व्याख्या ये देख लेंगे। ए और आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसका टाइम पीरियड था 1774 से 1785 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वे स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथालियन हेलहेड, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। तो पूछा जाता है सवाल ये कि भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है। एक है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, दूसरा है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में उसका स्वयं विद्वान होना था तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यह प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आयोग ने इसका उत्तर बी दिया था जो उचित नहीं है और इसका उत्तर सही क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ये थे माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी एशियाटिक द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अभी मैंने बताया भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम जोन्स ने। और भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। जो भी छोटे प्रशासनिक पद थे उनमें भारतीयों को शिक्षित करना ये इनका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। ये अपने प्रशासन में खर्च कम करते थे। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि ये भारतीयों को अपने नज़रों में बहुत कम समझते थे और इन्होंने सोचा कि प्रशासन का कार्य हम भारतीयों से कराएंगे और उनको कम वेतन दिया जाएगा, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ये चार्टर एक्ट था 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों को 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए थे। इनको भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व ठहराया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। कौन से ने? 1813 के अधिनियम ने। वुड डिस्पैच के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड की शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 इसका दोनों सही है। व्याख्या देखिए, वुड डिस्पैच जिसको घोषणा पत्र भी कहते हैं, वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं, पूछा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछा हुआ सवाल है, फिर से देख लीजिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड डिस्पैच को। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, मतलब धर्म से परे हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई थी। अगला है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? अभी हमने पढ़ा, ये शिक्षा से संबंधित था। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। ये डेट और सन याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि वुड डिस्पैच जो था, चार्ल्स का घोषणा पत्र जो था वुड का, ये कब जारी किया गया? तो याद रखिए 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था और इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। भारत में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। ये हंटर कमीशन वो वाला नहीं है जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हंटर कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित है। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था।
1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे हुए सवाल हैं हर एग्जाम में। आप लोग जब भी देते होंगे जीएस बेस्ड जो भी एग्जाम है, आप लोगों को इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लगाते चलिए और समझते चलिए। 1882 में रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। कब? 1882 में। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो पूछेगा सवाल ये किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? अभी हमने पढ़ा, रिपन ने की थी 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये भी मैचिंग में पूछे जाते हैं, इनको भी नोट करते चलिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग संबंधित था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग शिक्षा से पढ़ रहे हैं, तो ये भी 1917 में आया था। और किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नाम से स्पष्ट हो जाएगा, सैडलर आयोग है तो इसके अध्यक्ष कौन है? सैडलर। लेकिन इसका वर्ष याद रखिएगा 1917। ये सारे जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, एक तरफ ये दिए जाते हैं, दूसरी तरफ इनकी सन दे देते हैं और इसको मिलाने के लिए दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो इसने कौन सी शिक्षा पर जोर दिया था? माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और ये बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? 1904 में। और सैडलर आयोग 1917 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सैडलर थे। और इसमें सुधार किस पर किया गया था? किस शिक्षा पर? तो माध्यमिक शिक्षा पर सुधार की इसमें बात की गई थी। गाइज आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।